इस वीडियो में मैं आपको सारे पोएट्री का रिवीजन करवाने वाला हूँ, सारे क्वेश्चंस का। आप लोगों को यहीं से स्टार्ट करना है अपना रिवीजन, ठीक है। पहले पोएट्री, जो कि हम सभी को पता है कि पोएट्री का जो है 9 मार्क्स का वेटेज है, 9 मार्क्स, समझ गए ना। 9 नंबर की आएंगे पोएट्री से क्वेश्चन, जिसमें से कितने आएंगे? 3 आएंगे 2-2 नंबर के। कितने मार्क के? 2 मार्क्स के। और एक आएगा, जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 3 मार्क का। तो कुल मिला के 9 मार्क्स का वेटेज है और बहुत कम मटेरियल है, ठीक है। वैसे मैं क्लास में ये सारी चीज़ें तुमको पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, लेकिन मैं एक रिवीजन नोट्स की तरह के इसे भेजना चाह रहा हूँ ताकि आप इसको देखें और इसे देखकर सबसे अपनी शुरुआत करते हैं रिवीजन की, ठीक है। इससे रिवीजन शुरुआत करें, पहले पोएट्री का रिवीजन शुरू करें और उसके बाद फिर फ्लेमिंगो के प्रोज के चैप्टर्स का मैं रिवीजन वीडियो भी भेजूंगा और आपको क्लास में भी रिवाइज कराऊंगा। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहली पोएम, जिसका नाम है, सामने लिखा दिख रहा होगा तुमको, माय मदर एट 66। इसको कमला दास ने लिखा है। किसने लिखा है? कमला दास। कमला दास, ठीक है। कमला दास इसकी राइटर हैं। अब होता क्या है, ये पोएम कुछ इस तरीके से है। कमला दास जो है वो बाहर रहती हैं और उनकी अम्मा जो है कहीं और दूसरी जगह रहती हैं। तो वो कमला दास वहाँ से कहाँ से वापस आ रही थी, कहाँ से? अपनी अम्मा के यहाँ से। कहाँ जा रही थी? और कोचिंग जा रही थी। फ्राइडे का दिन था। कार में वो ट्रैवल कर रही थी, ठीक है। किस में ट्रैवल कर रही थी? कार में ट्रैवल कर रही थी अपनी अम्मा के साथ, ठीक है। कार में ट्रैवल कर रही थी। तो ऐसे कि जहाँ खिड़की होती है, हम सबको पता है ड्राइविंग इसके, तो यहाँ पर दोनों लोग अब बैठे, अम्मा बैठी हुई थी, वो बैठी हुई थी। तो क्या होता है कि अम्मा को नींद आ जाती है। अम्मा को जब नींद आती है तो वो सो जाती हैं। और कई बार देखा होगा आप लोगों ने, हम जब सोते हैं तो हमारा मुंह खुला रह जाता है, तो अम्मा का मुंह खुला रह जाता है। अब इस वजह से क्या होता है, जब वो अम्मा की तरफ देखती हैं तो एकदम से घबरा जाती हैं, क्योंकि अम्मा की एज 66, मत समझ लो 66 हो गई, तो बहुत बूढ़ी हो गई हैं। और बूढ़ी हो गई हैं और जाहिर सी बात है, बुढ़ापे में अब आदमी का जवान तो होगा नहीं, पीछे ही जाएगा, आगे मौत की तरफ ही जाएगा। तो वो डर जाती हैं। उन्हें अम्मा अम्मा जो लगती है ना, एक लाश की तरह लगती हैं। जो लिखा है ना, ये वर्ड देखो यहाँ लिखा हुआ है, कॉप्स, एक लाश की तरह दिखाई देती हैं। तो वो घबरा जाती हैं ये सब देख के। वो कहती हैं अम्मा, तो अम्मा जग जाती हैं। अब यहाँ से उनके दिमाग में ये विचार चलना जो शुरू होते हैं, वो इस पोएम में है। वो क्या है कि यहाँ 2 चीज़ें दिखाती हैं। एक दिखा रही हैं लाइफ और एक दिखा रही हैं डेथ। लाइफ की बात कर रही हैं और डेथ की बात कर रही हैं। लाइफ की कौन सी बात कर रही हैं और डेथ की कौन सी बात कर रही हैं? पहले तो उनकी जो अम्मा हैं वो काय को रिप्रेजेंट कर रही हैं? वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, उनकी अम्मा जो हैं वो डेथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। क्यों? क्योंकि बूढ़ी हो गई हैं और डेथ की ओर जा रही हैं, और उनकी ज़िंदगी अभी आगे है, आगे और बढ़ने वाली है। तो अब जब वो डर जाती हैं अम्मा को देखकर, तभी क्या होता है कि क्या देखती हैं कि जो पेड़ हैं, जो पेड़ लगे हुए हैं रास्ते में, पेड़ हैं या फिर और भी ऑब्जेक्ट हैं, वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। एक्चुअली पीछे की ओर नहीं भागते हैं, गाड़ी आगे की ओर भाग रही है तो वो पीछे की ओर भाग रहे हैं, ऐसा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि वो पीछे की ओर भाग रहे हैं। तो पीछे की ओर भागना मतलब कि जो अम्मा हैं वो पीछे की ओर जा रही हैं और वहाँ पर वो उनकी ज़िंदगी आगे की तरफ जा रही है। एक चीज़ और वो यहाँ नोटिस करती हैं कि एक गांव से निकल रही होती है, तो वहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए बाहर निकल रहे होते हैं, हंसते हुए, खेलते हुए। तो बच्चे जो हैं वो काय का प्रतीक हैं? बच्चे प्रतीक हैं ज़िंदगी का, उत्साह का, उम्मीद का, हंसी का, उमंग का। और अम्मा काय का प्रतीक हैं? उदासी का, निराशा का, डिप्रेशन का और मौत का। तो यहाँ 2 पिक्चर्स उन्होंने दिखाई हैं, एक मौत और एक डेथ। इस तरीके से अब उनको बचपन का दर्द याद आ जाता है ना। एक दर्द, हर एक, जैसे हम कहते हैं इंग्लिश में एक कहते हैं, देखो यहाँ लिखा भी है, ये इसका मतलब दर्द होता है। क्या होता है कि बचपन में हर बच्चे के अंदर एक डर होता है। वो क्या होता है? अपने माँ बाप से बिछड़ने का। और जाहिर सी बात है, ज़िंदगी में एक बार तो माँ बाप से बिछड़ना ही है हर किसी को, कभी ना कभी। तो वो जो दर्द होता है, कभी भी मम्मी कहते हैं हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि मम्मी बात नहीं करेगी, तो हम फटाक से वो बात मान लेते हैं जो मम्मी मनवाना चाहती हैं। तो वो दर्द जो बचपन का था वो कमला दास का वापस लौट कर आ जाता है। उनके दिमाग में वो चीज़ें फिर से चलने लग जाती हैं। अब इस दर्द से वो बड़ी परेशान हो जाती हैं, दुखी हो जाती हैं। अब वो कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उनकी इस वृद्ध एज में उन्हें अम्मा को अकेला छोड़ना पड़ रहा है। अम्मा कहीं और रह रही हैं, वो कहीं और रह रही हैं। तो अब जब वो वहाँ पहुँचती हैं, कहाँ पर पहुँचती हैं? एयरपोर्ट पर। जब वो एयरपोर्ट पर पहुँच जाती हैं तो अपना सामान लेके अंदर जा रही हैं। अब अम्मा यहाँ खड़ी हुई हैं, ठीक है, अम्मा यहाँ खड़ी हुई हैं, वो इधर जा रही हैं। तो अब वो जब जा रही हैं तो जाते समय वो अम्मा से कहती हैं, एक देखती हैं, मुस्कुराती हैं और कहती हैं सी यू सून अम्मा, सी यू सून
अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगी। अब ये शब्द ना बड़े ही मार्मिक शब्द हैं। मुस्कान है वो बेबसी दिखा रही है कि अम्मा के लिए कुछ कर नहीं सकती, अम्मा को इस वृद्ध उम्र में यहाँ छोड़ना पड़ रहा है। और सी यू सून अम्मा, ये जो पार्टिंग वर्ड है, पार्टिंग वर्ड का मतलब विदाई होते हुए जो शब्द हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो अम्मा को, अम्मा मतलब वो एक उम्मीद जता रहे हैं कि अम्मा से फिर मिलेंगे, मतलब कि अम्मा साथ देंगी, अभी और रहेंगी, और वापस जब मैं आऊँगी तो अम्मा मुझे मिलेंगी। तो इस तरीके से ये पूरी पोएम है, ठीक है। अब इसके 1 बाय 1 क्वेश्चन हम देखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ पेन इन एक। पेन का मतलब तो दर्द, एक पेन और एक का मतलब होता है दर्द। किस प्रकार का दर्द द पोइट फील्स। जो पोइटेस हैं, जो कवित्री हैं, पोइट की जगह पोइटेस भी कर सकते हैं, यहाँ चूँकि बुक में पोइट ही दिया है तो हम पोइट कर बोल सकते हैं। किस प्रकार का दर्द महसूस करती हैं, देखो अब हम यहाँ देखते हैं कि वो किस प्रकार का दर्द महसूस कर सकती हैं। द इमोशनल पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स ड्यू टू द रियलाइजेशन दैट हर मदर हैज़ गॉन ओल्ड। उन्हें ये बात का एहसास हो गया है, एहसास हो गया है, रियलाइजेशन हो गया है कि उनकी अम्मा बूढ़ी हो गई हैं। तो इस बात से जो ये ना भावनात्मक, इमोशनल का मतलब होता है भावनात्मक, एक भावनात्मक दर्द जो है ना वो निकल कर आ रहा है, वो सामने आ रहा है, उसको वो महसूस कर रही हैं। आगे देखो, ही, हाँ, मदर हैज़ गॉन ओल्ड एंड हैज़ बिकम फ्रेल लाइक अ कॉप्स। फ्रेल मतलब होता है कमज़ोर, कमज़ोर, खाली, बिल्कुल किसकी तरह, एक लाश की तरह हो गई हैं। जैसे एक लाश होती है जिसमें जान नहीं रहती, बिल्कुल खाली हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही वो लग रही हैं, मम्मा दिख रही हैं उनको। आगे देखो, शी इज़ डिपेंडेंट ऑन हर चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों पर निर्भर हैं, जाहिर सी बात है, बुढ़ापे में आदमी बच्चों पर निर्भर हो ही जाता है। द एक ऑल्सो रेफर्स टू द ओल्ड फैमिलियर एक। ये एक वो वाला पुराना वाला, फैमिलियर मतलब पुराना दर्द है। कौन सा वाला, ऑफ चाइल्डहुड, बचपन का। मैं अभी बताया कि बचपन से ही एक डर रहता है माँ बाप से बिछड़ने का। दैट रीविजिट, जो फिर से याद आ गया, रीविजिट मतलब फिर से याद आना, नहीं, याद आ जाना, आ जाना, तो जो याद आ गया है। ड्यू टू द मदर्स ओल्ड एज एंड हर अप्रोचिंग एंड। माँ की बूढ़ी उम्र को देखकर और अब के वो एंड की तरफ जा रही हैं, ख़त्म हो जाएंगी, इसको देखकर उन्हें पुराना दर्द याद आ गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। स्प्रिंटिंग मतलब भागते हुए, भागते हुए, जो या युवा पेड़ हैं वो भागते हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली मैंने अभी कहा ना कि इसमें मौत और ज़िंदगी दोनों का प्रतीक है, तो देखो समझते हैं आंसर। द यंग ट्रीज आर पर्सोनीफाइड। पर्सोनीफाइड का मतलब होता है महिमा मंडन करना, विशेषता बताना, किसी से तुलना करना, ठीक है, विशेषता बताना। पर्सोनीफाइड इन द पोएम दे सीम्स टू रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो विपरीत दिशा में भागते दिखाई देते हैं। वैन सीन थ्रू द विंडो ऑफ द मूविंग कार। चाहे ऐसी बात है, चलती हुई कार से अगर तुम देखोगे तो पीछे की तरफ भी भागते देखेंगे ना पेड़। द मूवमेंट इज जस्ट अपोज। जस्ट अपोज का मतलब होता है तुलना करना, तुलना। ये जो मूवमेंट की तुलना हो रही किससे, विद द एक्सप्रेशन ऑफ मदर्स फेस। जैसे माँ के चेहरे के एक्सप्रेशन है वो भी पीछे को भागते दिख रहे हैं, मतलब उम्र की मौत की तरफ जा रहे हैं, ऐसे ही। दैट इज़ आसन लाइक अ कॉप। आसन लाइक अ कॉप मतलब बिल्कुल लाश की तरह दिखाई देना। ऐसे एक्सप्रेशन है माँ के चेहरे पे कि वो चेहरा लाश की तरह दिख रहा है। द मूवमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, अब यहाँ बच्चों का भी मूवमेंट है। एंड ट्रीज इन स्टार्क कॉन्ट्रास्ट। स्टार्क कॉन्ट्रास्ट मतलब विपरीत, बिल्कुल विपरीत हैं। बच्चों का आगे के लिए है, पेड़ पीछे के लिए। विद द स्टिलनेस एसोसिएटेड विद मदर, मतलब माँ का जो चेहरा है उसके भावों से बच्चों का चेहरा, पेड़ों का चेहरा बिल्कुल विपरीत है। ये उम्मीद दिखा रहे हैं, बच्चे उम्मीद दिखा रहे हैं और माँ का चेहरा तो निराशा दिखा रहा है। आगे देखो, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी मतलब होता है हंसते हुए, मजाक करते हुए। क्यों हंसते हुए बच्चों की इमेज यहाँ पर वो दिखा रही। स्पिलिंग आउट मतलब घर से बाहर आते हुए, बाहर आते हुए। क्यों बच्चों बाहर आते हुए बच्चों की इमेज दिखा रही है पोएट। देखो आंसर, हाँ, इन द पोएम, अभी मैंने बताया उम्मीद के लिए है ना, आशा के लिए। इन द पोएम द पोएट हैज़ सोन कॉन्ट्रास्टिंग इमेजेस ऑफ द लाइफ एंड डेथ। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विपरीत, एक दूसरे के विपरीत इमेज दिखा रही है, ज़िंदगी की और मौत की। सी हैज़ इनकॉपरेटेड द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन। इनकॉपरेट का मतलब है यहाँ उपयोग करना। वो उपयोग करती हैं बच्चों की इमेज का। रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस टू प्ले इन ऑर्डर टू। रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेज मतलब जो बाहर आ रहे हैं घर से खेलने के लिए। इन ऑर्डर टू सिग्निफाई लाइवलीनेस। सिग्निफाई मीन्स बताने के लिए, क्या बताना,
लाइवलीनेस जीवन, विगर उत्साह, विगर मतलब उत्साह, उत्साह, हेल्थ स्वास्थ्य, ब्यूटी सुंदरता, हैप्पीनेस खुशी। द इमेज इज शार्प कॉन्ट्रास्ट, बिल्कुल विपरीत, शार्प कॉन्ट्रास्ट मतलब बिल्कुल, ये इमेज बिल्कुल विपरीत है, काय के विपरीत है, बिल्कुल विपरीत है। ऑफ हर मदर हु इज़ नियरिंग हिज डेथ, उनकी माँ के बच्चों की इमेज माँ से बिल्कुल विपरीत है क्योंकि माँ डेथ के करीब है। एंड हैज़ बिकम इनएक्टिव, निष्क्रिय हो चुकी हैं, इनएक्टिव हो चुकी हैं, कमज़ोर वीक हो गई हैं। एंड विदर्ड और मुरझा गई हैं, विदर्ड मतलब मुरझाना, मुरझा गई हैं, ठीक है। द पोएट है जस्ट अपोज, कभी तुलना करता है द टू इमेजेस टू इंक्लूड, टू इंडिकेट बताने के लिए, द कॉन्ट्रास्ट अंतर, कॉन्ट्रास्ट मतलब अंतर, काय का अंतर, बिटवीन देम उनके बीच में। चिल्ड्रन मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ वेयर एज, जबकि ओल्ड एज मार्क द एंड ऑफ, जाहिर सी बात है बच्चे बिगिनिंग बताते हैं और उनकी माँ का एक्सप्रेशन भी जिंदगी का अंत बताता है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर मून, वो चंद्रमा से, लेट विंटर मून मतलब शरद चंद्रमा, सर्दियों का सर्द चंद्रमा, सर्दियों में चंद्रमा होता है ना, जब ढक जाता है कोहरे से, बिल्कुल धुंधला पड़ जाता है, चमक चली जाती है, ऐसे ही माँ के चेहरे की भी चमक चली गई है। देखो ध्यान से अब इसे, जस्ट एज द लेट विंटर मून इज डल एंड लेक लस्टर, डल मीन्स धुंधला, धुंधला, और लेक लस्टर मतलब चमक खो देना, चमक खो देना। जैसे सर्दियों का चंद्रमा धुंधला पड़ जाता है, अपनी चमक खो देता है, सो इज़ हर मदर एट द एंड स्टेज ऑफ हर लाइफ, वैसे ही उनकी माँ है अपने जीवन के अंतिम क्षण में। ऑल्सो एज द लेट विंटर मून गेट्स ओवर शेडोड बाय द फॉग एंड मिस्ट, फॉग मतलब कोहरा, कोहरे से ढक जाता है, इन द स्काई, सिमिलरली हर मदर कैन गेट ओवर शेडोड बाय द डेथ, और ऐसे ही मौत उनकी माँ को ढक लेगी एनी टाइम, किसी भी समय। बोथ ऑफ देम नियरिंग द एंड, वन ऑफ सीजन अदर इज लाइफ, और चाहे माँ की बात करो चाहे चंद्रमा की, दोनों एक जैसे हैं, सीजन का एंड हो रहा है, चंद्रमा सीजन का एंड बता रहा है और उनकी माँ जिंदगी का एंड बता रही हैं। वॉट डू द पार्टिंग बर्ड, पार्टिंग बर्ड का मतलब समझते हो, विदाई करते समय, विदा होते समय के बर्ड के शब्द, विदा होते समय के शब्द को कहते हैं पार्टिंग बर्ड। एंड हर स्माइल सिग्निफाई, मैंने बताया था जाते समय वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, और थोड़ा मुस्कुराती भी हैं। तो इन शब्दों का क्या मतलब है, ठीक है, आप क्या समझते हैं इन शब्दों का मतलब। देखो, पोइट पार्टिंग बर्ड सी यू सून अम्मा, वो कहती हैं अम्मा फिर मिलेंगे, सिग्निफाइज बोथ हर फेयरवेल, फेयरवेल मतलब विदाई, वो अपनी माँ को विदा करना चाहती हैं, विदाई, ठीक है। टू हर मदर एंड एफर्ट टू लीव हर विथ ऑप्टिमिज्म मतलब आशा के साथ उन्हें छोड़ के जाना चाहती हैं, वो उम्मीद के साथ, एंड चीयर्स और खुशी के साथ। दे ऑल्सो इनेबल द पोइट, वो पोइट को इस बात के लिए भी सक्षम बनाते हैं, मतलब पोइट ये भी बताना चाहता है, टू एम्फेथाइज विद द सेंस ऑफ आइसोलेशन, एम्फेथाइज मीन्स होता है उदास, उदास होना, कैसे उदास हो रहा है, सेंस ऑफ आइसोलेशन मतलब अकेले, अकेलापन मतलब उनकी माँ के अकेलेपन से वो दुखी हो रही हैं। फेस बाय हर मदर इन द ओल्ड एज, जो उनकी माँ को बुढ़ापे में फेस करना पड़ रहा है। हर स्माइल सिग्निफाइज, उनकी मुस्कुराहट बताती है हर हेल्पलेसनेस, उनका बेचारापन या असहायपन, सहायपन, असहायपन का है कुछ कर नहीं पा रही, एट द फेस ऑफ हर मदर्स इनएविटेबल डेथ, कि माँ नहीं रहेंगी और उन्हें ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी। आगे देखो, दे एक्सप्रेस हर लव एंड कंसर्न फॉर हर मदर, उनका प्रेम और चिंता, कंसर्न मतलब चिंता जताती हैं माँ के लिए, अलॉन्ग विद द अंडरलाइंग पेन, और वो दर्द भी आ रहा है, एंड स्ट्रगल दैट शी अंडरगोज, उनकी माँ को जिसका सामना करना पड़ेगा, इन कमिंग टर्म्स विथ दिस बिटर रियलाइजेशन, बिटर रियलाइजेशन मतलब ये कड़वा सच उन्हें महसूस हो रहा है कि आगे जाके उन्हें अपने माँ की मौत का दर्द झेलना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है अब ये जो कीपिंग क्वाइट, जो नगली पोएम है कीपिंग क्वाइट, इसे लिखा है पैब्लो नेरूदा ने, किसने लिखा है, पैब्लो नेरूदा, याद रखना पोएट का नाम भी आता है पैब्लो, पैब्लो नेरूदा, PABLO, पैब्लो नेरूदा, नेरूदा NA नेरूदा है ना, NERUDA, पैब्लो नेरूदा ने लिखा है इसे, ठीक है।
एक्चुअल में ये जो पोएम है इसमें पेब्लो नरूदा जो है वो बस यही समझाना चाहते हैं कि देखो भैया, अगर हम सब लोग कुछ साल के लिए शांत हो जाएं, और अगर हम कुछ देर के लिए शांत हो जाते हैं तो ये पक्का मानिएगा हमें ये एहसास होगा कि जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। जो लोग युद्ध में हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, जो सैनिक है ना एक दूसरे को मार रहे हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि ये युद्ध काहे के लिए लड़ रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा, कुछ मिलेगा कि नहीं, वो भी और सोचेंगे, और शायद उन्हें लगेगा कि अब लड़ने की युद्ध से कोई फ़ायदा नहीं, और वो अपने घर जा सकेंगे अच्छे कपड़े पहन के। जो लोग नमक बना रहे हैं वो अपने हाथों को देख सकेंगे, हाथ गल गए, थोड़ा उन्हें टाइम लग जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। जो लोग, ठीक है, सारे इंजन बंद हो जाएंगे, थोड़ी देर के लिए इस पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी। तो क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, हर किसी को सोचने का वक्त मिलेगा। अभी बस हम भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, और कुछ सोच ही नहीं रहे कि जो भी हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो क्यों लड़ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो सोचने का वक्त मिलेगा। इसके अलावा वो कहते हैं कि मैं सोचने, शांत होने का मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि मर जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि डेथ। उनका मतलब है कि कुछ वक्त सोचने को दो। जैसे पृथ्वी होती है, ऐसा ऊपर से शांत दिखती है, लेकिन क्या उसके अंदर शांति, अंदर कुछ क्रियाएं नहीं होती? नहीं, लगातार चलती रहती हैं। एक बीज होता है, जब हम किसी बीज को बोते हैं अंदर ज़मीन के अंदर, तो वो बीज कैसा लगता है? डोरमेंट लगता है। डोरमेंट का मतलब निष्क्रिय लगता है, लेकिन उसी से फिर जीवन फूटता है, उसी से पौधे निकलते हैं। तो शांति में भी जीवन है। उनका कहने का मतलब है कि शांति में भी जीवन है। ऐसा नहीं है कि शांति है तो भाई जीवन ही नहीं है, शांति में भी जीवन है। इसलिए उनका कहने का मतलब है कि हमें हमेशा 5 मिनट 10 मिनट खुद को देना चाहिए, शांत एक कोने में बैठना चाहिए, और अपनी एक्टिविटीज़ को इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, ताकि हमें पता चल सके कि जो भी काम हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें उन्होंने इसमें बताई हैं। अब क्या है पहला क्वेश्चन, वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट विल, वो कहते हैं कि 12 तक रुको जाओ, काउंट करो और शांत हो जाओ बिल्कुल। What will be counting up to 12 and keeping still help to achieve? अचीव मतलब पाना। मान लो हम 12 सेकंड तक, 12 तक गिने और शांत रहें तो हमें क्या अचीव होगा? आंसर देखो, काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल ब्रिंग अस पीस ऑफ माइंड। मन की शांति मिलेगी, हमें शांति मिलेगी। वी शैल बी स्टेट ऑफ माइंड, हम ऐसी मनावस्था में जा पाएंगे वेयर वी विल बी एबल टू सी द थिंग्स एज दे रियली आर, वास्तविक में चीज़ों का वास्तविक रूप हमें पता चलेगा। वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड आर सेल्फ बेटर, हम खुद को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एंड देन वी आर एक्सप्रेस्ड टू बिहेव बेटर, एक्सपेक्टेड टू बिहेव बेटर, और इसलिए, और फिर हम एक अच्छा बर्ताव भी करेंगे, अच्छे से बिहेव भी करेंगे। ठीक है, अगला देखो, डू यू थिंक द पोएट एडवोकेट द टोटल इनएक्टिविटी और डेथ? आपको क्या लगता है कि कवि जो कह रहा है, एडवोकेट मतलब वकालत करना है, कहना कह रहा है कि पूरी तरह मर जाओ, मर जाने की बात कर रहा है, एकदम शांत होकर गिर जाओ, मर जाओ? नहीं, वो ऐसी बात नहीं कर रहा है भैया। देखो, ऑल दो द पोएट बिलीव दैट साइलेंस असिस्ट इन इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म अवलोकन। आत्म अवलोकन मतलब, अब ये भी आत्म अवलोकन मतलब अपने आप से बात, अपने बारे में जानना, अपने मन के बारे में जानना। इंट्रोस्पेक्शन एंड हेल्प इन टेकिंग द ब्रेक फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ फ्रेंजी एक्टिविटीज, जो रोज के काम है ना, उन रोज के कामों से हमें थोड़ा सा शायर फुर्सत भी मिल जाएगी, थोड़ा सा ब्रेक मिल जाएगा। ही डजन एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी और डेथ, वो डेथ की बात नहीं करता। आगे देखो, रेदर, ये रादर है, RATHER कर दें, रादर ही बिलीव्स, उसका मानना है दैट ऑब्जर्विंग स्टिलनेस वंस इन अ वाइल, अगर कुछ समय के लिए हम शांत हो जाते हैं, हेल्प पीपल टू स्प्रिंग बैक इन एक्शन रिजुबिनेटेड, रिजुबिनेटेड मतलब ऊर्जावान होके, तो दोबारा से ऊर्जावान होकर हम काम कर पाएंगे अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते हैं। उसका मतलब ये है, उसका मतलब मौत का नहीं है कि हमेशा के लिए चुप हो जाओ, मर जाओ, ऐसा कुछ नहीं कह रहा वो। आगे देखो, व्हाट इज़ द सैडनेस, सैडनेस मतलब उदासी। सैडनेस तो तुम लोग जानते ही होगे यार, इतना नहीं जाने तो फिर क्या जानोगे दुनिया में। उदासी है ना, इसका मतलब होता है उदासी। कहते हैं आई एम सैड, है ना, आई एम सैड, मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा, आई एम सैड, तो समझ गया ना सैडनेस यहाँ। लेकिन पोइट का ऐसा, पोइट के साथ ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम लोग के साथ होता है। चलो देखो, द सैडनेस द पोइट इज रेफर टू इन द पोइम, मतलब किस उदासी की पोइट बात कर रहा है। देखो, we can understand ourselves only when we stop all activities for some time, हम अपने आप को तभी समझ सकते हैं जब हम कुछ समय के लिए सारे कामों को रोक दें।
इफ़ वी विल रिमेन बिजी ऑल द टाइम, अगर हम हर समय बिजी रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, आ सैडनेस, एक उदासी, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आर सेल्फ, तो खुद को ना समझने की जो उदासी है, खुद को ना समझना कि हम खुद को नहीं समझ रहे, वो जो उदासी है, जो ना समझने की, प्रिवेल ऑन अस, हम पर हावी हो जाएगी। प्रिवेल मतलब हावी होना, हम पर हावी हो जाएगी। द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस, कभी उस उदासी की बात कर रहा है। कुछ काम है बेटा? पोएट उस उदासी की बात कर रहा है, किसकी? प्रिवेल ऑन अस। द पोएट रेफर्स टू द सैडनेस ऑफ फेलिंग टू अंडरस्टैंड वन सेल्फ इन द मोनोटोनस एवरीडे एग्जिस्टेंस। ठीक है, आगे देखो, तो वो बात कर रहा है मोनोटोनस का मतलब उबाऊ, मतलब रोज का जो उबाऊ जीवन है उससे थोड़ा छुटकारा मिलेगा। ही ऑल्सो फाइंड्स इट सैड, उसे ये बात का भी दुख है, दैट ह्यूमैनिटी इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स ओन रियून, रियून मतलब बर्बादी, के इंसान जो है ना अपनी बर्बादी की ओर जा रहा है। ओइंग टू इट्स अनएनालाइज एक्शन, बिना कोई एक्शन, मतलब कोई एक्शन, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा अपने एक्शन का क्या कर रहा है। अनएनालाइज मतलब बिना विश्लेषण के, बिना सोचे समझे, ऐसा लिख लो, बिना सोचे समझे जो काम कर रहा है लोग। कैसे कह रहा है बेटा? आगे देखो, हाँ, वॉट सिम्बॉल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट इनवोक, कौन सा प्रतीक प्रकृति से लेता है कवि, टू से दैट देयर इज अ लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस। हाँ, फिर से देखो एक बार, वॉट सिम्बॉल फ्रॉम द नेचर डज द पोएट इनवोक, कभी इनवोक मतलब लेना या बताना, फ्रॉम द नेचर, हाँ, इनवोक टू से दैट देयर इज द लाइफ अंडर एपरेंट स्टिलनेस, एपरेंट स्टिलनेस मतलब दिखने वाली शांति। अगर ऊपर से शांति दिख रही है लेकिन अंदर क्या ऐसा है कि शांति है? नहीं, अंदर चीज़ें चल रही हैं। देखो, द पोएट यूजेस टू सिम्बॉल टू प्रूव हिज स्टेटमेंट। फर्स्ट, अर्थ सीमिंग टू बी स्टिल इज वेरी मच अलाइव अंडरनीथ, अंडरनीथ मतलब नीचे से पृथ्वी बहुत एक्टिव होती है, ऊपर शांत दिखती है। मुरमुरिंग लाइफ, उसके अंदर जीवन पनप रहा होता, मुरमुर मतलब पनप रहा होता लाइफ। अंडर द एपरेंट स्टिलनेस, ऊपर शांति है लेकिन जो बीज नीचे हैं वो पनप रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड लेटर प्रूव अलाइव, शुरुआत में सब डेड लगता है, बंजर जमीन लगती है, लेकिन जैसे बीज डालते हैं तो ऊपर कुछ नहीं दिखता, लेकिन कुछ दिनों पेड़ उगाते हैं, पौधे उगाते हैं। इन विंटर, सर्दियों में, सीड्स बरीड, डाले जो सीड बोए जाते हैं, बरीड मतलब बोना। डोरमेंट, डोरमेंट मतलब निष्क्रिय होते हैं, वो निष्क्रिय दिखते हैं, निष्क्रिय। बट स्प्रॉट इन स्प्रिंग, स्प्रॉट मतलब उगना स्प्रिंग में, लेकिन बसंत में आकर उग जाते हैं। आगे देखो, चूज द क्वाइट कॉर्नर, एक कोना पकड़ लो, एंड कीप स्टिल फिजिकली एंड मेंटली फॉर 5 मिनट, और 5 मिनट के लिए बिल्कुल शांत बैठ जाओ। डू यू फील एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ योर माइंड, तो क्या तुम्हारे मन में कोई बदलाव आता है तुम्हारी सोच में? ठीक है, वो कह रहा है कभी कि 5 मिनट के लिए शांत बैठो और फिर कोई कोना पकड़ो और फिर देखो कि क्या कोई बदलाव आता है या नहीं आता। देखो, यस आई फेल्ट स्ट्रेंज स्टिलनेस एनगल्फ मी, एक अजीब सी खामोशी, स्टिलनेस मतलब अजीब सी खामोशी, खामोशी खामोशी, एक अजीब सी खामोशी ने मुझे घेर लिया। बट सून आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट माई डे एंड द एक्टिविटीज़ दैट आई वॉज इंगेज इन, लेकिन तुरंत मैं उन कामों के बारे में सोचने लग गया जो मैं पहले से जिनमें मैं इंगेज हूँ या जो मैं करता रहता हूँ। माई माइंड ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, मेरा दिमाग अपने अनुसार ही, इट्स ओन अकॉर्ड मतलब अपने अनुसार ही, माई माइंड इट्स ओन अकॉर्ड मूव्ड टू थॉट्स और एक्शंस दैट प्री ऑक्यूपाइड माई माइंड, जो पहले से मेरे दिमाग में, प्री ऑक्यूपाइड मतलब पहले से, जो पहले से हैं मेरे दिमाग में। एज माई थॉट बिकेम ऑर्गेनाइज, लेकिन जैसे ही मेरे विचार क्रमगत हुए, ऑर्गेनाइज हुए, द एक्सक्यूज प्रायोरिटीज ऑफ देयर ओन अकॉर्ड बिकेम एपरेंट, तो जो ऐसे एक्सक्यूज प्रायोरिटीज से मतलब है बेमतलब के यूजलेस जो काम हैं, जो बेकार के काम हैं,
के काम या जो बेकार की चिंताएं हैं जिनमें मैं उलझा रहता हूँ वो दिखने लगी मुझे, जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं एपरेंट दिखने लगी। ठीक है, आगे देखो, became apparent. It also gave me opportunity to reprioritize and energy to work with a new zeal. zeal मतलब उत्साह। इससे मैं अपनी प्राथमिकताएं फिर से रिप्रायोरिटाइज कर सका, फिर से बना सका, तय कर सका और उत्साह मिला काम करने के लिए। ऑल बरी सीम अननेसेसरी, सारी चिंताएं ऐसे लगने लगी बेकार हैं। आई फेल्ट रिलीव, मुझे आराम महसूस हुआ। ऑफ स्ट्रेस, तनाव से। इट बिकेम ईजियर फॉर मी टू फोकस मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स इन लाइफ एंड एम्प्टी माइंड ऑफ पिटी इशूज़। ठीक है, इससे मुझे समझ में आया कि मुझे ज़्यादा ज़रूरी कामों पर ध्यान देना चाहिए और फालतू के जो छोटे मोटे इशूज़ हैं उनसे दिमाग को एम्प्टी मतलब खाली कर देना चाहिए। इशूज़ दैट आई डॉल्ट विदाउट एनी रीजन, जिनमें मैं बिना किसी कारण के फंसा रहता था। डॉल्ट ऑन मतलब फंसा रहना। दस दीज 5 मिनट्स ऑफ साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्शन, जो आत्मावलोकन के 5 मिनट थे, ब्रॉट अ ह्यूज मतलब होता है विशाल, एक विशाल या बहुत बड़ा बदलाव मेरे अंदर लेके आए। इन माई परस्पेक्टिव मीन्स मेरी सोच में लाए। आगे देखो, आई हैव नाउ डिसाइडेड, अब मैंने डिसाइड किया है टू कंटिन्यू दिस फॉर रेस्ट ऑफ माई लाइफ, कि मैं आगे भी ऐसा करता रहूँगा, मतलब 5 मिनट रोज अपने आप से बात करूँगा। पोएम है वो है, इसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जिसे लिखा है जॉन कीट ने। किसने लिखा है? जॉन कीट्स। ठीक है, इसे लिखा है जॉन कीट्स ने, जॉन कीट्स। ठीक है, याद रख लेना, पोइट के नाम भी याद रखना, अ थिंग ऑफ ब्यूटी। अब इसमें क्या है कि जो पोइट है वो बताता है कि नेचर में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं नेचर में, और हमारे जो महान शहीद लोग हुए हैं, जो मटायर हुए हैं, जो पैट्रियोट्स हुए हैं, देशभक्त जो देश के लिए अपनी जान दे गए, इनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे नेचर में सन हमें सिखाता है कि रात कितनी भी अंधेरी हो सुबह ज़रूर होगी, मतलब दुख परेशानियाँ कितनी भी हो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि भाई एक दिन ऐसा सुबह ज़रूर होगी, दुख ज़रूर दूर होंगे। चंद्रमा हमें क्या सिखाता है कि भैया एक दिन में सफलता नहीं मिलती है, चंद्रमा को भी 15 दिन लग जाते हैं जब उसे पूरा आकार लेना हो, धीरे धीरे बढ़ता है। नदियां हमें सिखाती हैं कि आप आगे चलना शुरू कर दीजिए, रास्ते अपने आप बन जाएंगे। नदियों के रास्ते कोई नहीं बनाता, वो अपने आप बनाती हैं अपने रास्ते। तो नदियों को चलना शुरू कर दीजिए, रास्ता बन जाएगा। पानी हमें बताता है कि बहते रहिए, अगर कहीं रुक जाए, जहाँ पानी रुक जाएगा वहाँ उस पानी में बदबू आने लगेगी, सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएंगे, इसलिए लगातार चलते रहिए। ठीक है, पेड़ हमें समझाते हैं, सिखाते हैं कि जब तक आप पेड़ है, मान लो ये पेड़ है, इस पेड़ में सैकड़ों डालियाँ लगी हुई हैं इधर, ठीक है, सैकड़ों डालियाँ, तो ये पूरा इसको आप पेड़ कहोगे, लेकिन अगर ये डाली टूट के अलग हो जाती है तो फिर इसे पेड़ नहीं डाली कहा जाएगा, ये सूख जाएगी। ऐसे ही अगर आप परिवार फैमिली में हैं तो आप पूरे परिवार से जुड़े हैं तो परिवार है, लेकिन अगर आप उसको परिवार से अलग हो जाते हैं तो आप कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा साथ रहिए। हमारे जो मटायर हैं, हमारे जो शहीद हैं, जो हमेशा ज़िंदा रहेंगे अपनी सागास में, अपनी वीर गाथाओं में, अपने लेजेंड्स में। और वो क्यों ज़िंदा है, वो हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई हमें बताती हैं कि महिलाओं की रोल मॉडल बन गई, वो आज तक तब से उन्हें याद किया जाता है। कोई भी अगर आज कोई भी महिला, कोई भी लड़की अपने अधिकारों के लिए खड़ी होती है तो लोग उसकी तुलना झांसी की रानी से कर देते हैं। महाराणा प्रताप अपना पूरा राज हार चुके थे लेकिन दोबारा से जीतते हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम शीर्ष पर हैं, शिखर पर हैं और नीचे भी आ जाते हैं तो भी दोबारा से मेहनत करके, कोशिश करके, प्रयास करके हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बताई गई हैं नेचर की, महान शहीदों की। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ये है, लिस्ट द थिंग्स, उन चीज़ों की लिस्ट बताइए और ब्यूटी मेंशन इन द पोएम, सुंदरता की कौन कौन सी चीज़ें को मेंशन किया गया है कविता में, उनकी लिस्ट बताइए। ठीक है, तो चलो अब हम इसका आंसर देखते हैं। आंसर है एवरीथिंग इन नेचर इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी। हर चीज़, कोई भी चीज़ हो, सब सुंदर चीज़ें हैं। अ सोर्स ऑफ जॉय, आनंद का स्रोत हैं, आनंद का स्रोत हैं। ठीक है, हर चीज़ आनंद का स्रोत है। अकॉर्डिंग टू द पोइट सच ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर आर द सन, सूर्य, द मून, चंद्रमा, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज, पुराने नए पेड़, पुराने और नए पेड़। डैफोडिल फ्लावर्स, डैफोडिल एक नरगिस का फूल होता है, नरगिस के फूल। स्मॉल स्ट्रीम, नदियाँ, छोटी छोटी क्लियर वाटर, साफ पानी। मासेस ऑफ फन, लोगों के झुंड। मासेस ऑफ फन मतलब होता है झुंड, लोगों के झुंड। ब्लूमिंग मस्क रोज, ब्लूमिंग मस्क रोज का मतलब होता है जंगली, मस्क मतलब रोज मतलब जंगली गुलाब, जंगली गुलाब।
क्योंकि जंगल में उनको कोई नहीं खिलाता, अपने आप खिल जाते हैं। इन द फॉरेस्ट एंड लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन, लवली टेल्स ऑफ माइटी मैन मतलब लोग जो वीर गाथाएं, वीर गाथाएं, वीर गाथाएं या कहें महान लोगों की कहानियाँ, जैसे रामायण लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, ऑल ऑफ देम आर द थिंग ऑफ ब्यूटी, दे ऑल एड जॉय टू आवर लाइफ। ये सब हमें खुश कर देते हैं, हमारी ज़िंदगी में आनंद भर देते हैं, जॉय भर देते हैं, प्रसन्नता भर देते हैं। ठीक है, अगला देखो, लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट कॉज सफरिंग एंड पेन। वो चीज़ें बताओ जो दुख और कष्ट का कारण बनती हैं। सफरिंग मतलब दुख और पेन मतलब कष्ट। जो हमारे दुख और कष्ट का कारण है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखो, द पोइट लिस्ट द नंबर ऑफ थिंग्स दैट कॉज, जो कारण है, कॉज मतलब कारण, जो कारण है, काय का कारण है, सफरिंग एंड पेन, सच एज डिस्पोंडेंसी, निराशा, निराशा, डिप्रेशन, हताशा, हताशा, अनहेल्दी एंड रॉन्ग वेज, गलत तरीके किसी काम को करने के, टेकन अप बाय ह्यूमन, जो इंसान गलत तरीके जो अपनाता है किसी काम को लिए, टू एक्वायर डिज़ायर रिजल्ट, एक्वायर मीन्स पाने के लिए, डिज़ायर मतलब मन चाहा परिणाम, मन चाहा परिणाम, मन चाहा परिणाम पाने के लिए ना इंसान गलत तरीके अपना लेता है। ये सब दुख के कारण है। द पोएट ऑल्सो फील्स दैट देयर इज़ अ रियल डेथ ऑफ नोबल सोल। यहाँ रियल डेथ ऑफ नोबल सोल से मतलब है कि अच्छे इंसानों की कमी है। डेथ का मतलब है कमी, कम लोग ही हैं अच्छे इस दुनिया में। इस दुनिया में ज़्यादातर ऐसा ही हैं जो सही गलत जिससे मतलब नहीं है, उन्हें अपने स्वार्थ से मतलब है। अगला देखो, वॉट डज द लाइन देयर फोर वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। रीडिंग अ फ्लावरी बैंड मतलब होता है फूलों की माला बनाना, फूलों की माला बनाना, फूलों की माला बनाने को कहते हैं रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। तो ये जो स्टेटमेंट है, रीडिंग अ फ्लावरी बैंड, फ्लावरी बैंड टू ब्रिंग अस टू अर्थ, जो हमें पृथ्वी के नज़दीक लाता है, सजेस्टिव मतलब ये जो लाइन है कि हम फूलों की माला बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं, ये चीज़ हमें पृथ्वी के करीब लाती है कई तरीके से। फूल तोड़ते हैं, नज़दीक अर्थ के नज़दीक जाते हैं क्योंकि वो हमें अर्थ से मिलते हैं। दूसरा, हम भगवान को में विश्वास करते हैं, हमें बिलीव है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, दिस लाइन सजेस्ट दैट थिंग्स ऑफ ब्यूटी ब्रिंग अस टू द अर्थ, ये हमें पृथ्वी के नज़दीक लाती हैं। विथ अ ब्यूटीफुल कनेक्शन, एक बहुत अच्छा संबंध जोड़ते हैं पृथ्वी के साथ हमारा। अकॉर्डिंग टू द पोइट, कभी के अनुसार, इवन इफ द वर्ल्ड इज़ नॉट वर्थ लिविंग, भले ही ये दुनिया जीने लायक नहीं है। नॉट वर्थ लिविंग मतलब जीने लायक ना होना, भले ही ये दुनिया जीने के लायक ना होना, ऑफ इननंबरेबल रीज़न, हजारों कारणों से, दैट अल्टीमेटली रिजल्ट इन ग्लूम एंड डिप्रेशन, और ये कारण काय का कारण बनते हैं, मायूसी का, डिप्रेशन का, उदासी का। द जील टू लिव हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ, लेकिन जो उत्साह होता है, काय जील मतलब उत्साह, टू लिव अ हैप्पी एंड कंटेंट लाइफ, जील मतलब उत्साह, जो उत्साह होता है लोगों के अंदर। हैप्पी तो जानते हो, कंटेंट मीन संतुष्ट जीवन जीने का, खुश जीवन जीने का। कैन ड्राइव्ड फ्रॉम द साइट ऑफ द ब्यूटीफुल बाउंटीज ऑफ नेचर अराउंड अस, वो हमें सुंदरता कहाँ से आता है, वो नेचर से ही आता है, प्रकृति की सुंदरता से ही आता है। भले कितनी भी परेशानियाँ हो, लेकिन फिर भी हमें जीने की प्रेरणा मिलती है प्रकृति से। आगे देखो, व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल्स एंड सफरिंग। इन स्पाइट ऑफ मतलब होता है के बाद भी, दुखों और परेशानियों के बाद भी ऐसी क्या चीज़ है जो जीने लायक बनाती है। वॉट कॉज मेक्स ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड सफरिंग। देखो, लाइफ इन स्पाइट ऑफ ऑल फेलिंग्स, फेलिंग्स मतलब असफलताएं, ड्रॉबैक्स कमियां, सारी असफलताओं और कमियों के बाद भी, इज स्टिल बर्थ लिविंग, जीने लायक है। बर्थ लिविंग मतलब जीने लायक है जिंदगी। ट्रबल्स एंड सफरिंग डोंट ब्रेक अवर हार्ट, परेशानियां हमको हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। ब्रेक अवर हार्ट मतलब हिम्मत तोड़ना। दे कैन नॉट ड्राइव अस टुवर्ड्स सुसाइड, ये हमें मौत की ओर नहीं ले जा सकती। दे आर मोर ऑफसेट, इन्हें ये दब जाती हैं या कम हो जाती हैं, इनका प्रभाव कम हो जाता है। बाय द ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड लिटरेचर, लिटरेचर मतलब साहित्य मतलब किताबें, कहानियाँ। ठीक है, सुंदर प्रकृति और साहित्य की सुंदरता से इनका असर कम हो जाता है, परेशानी का असर कम हो जाता है, हमारा मन प्रसन्न हो जाता है।
आगे देखो, वाई ग्रैंडियोर इज एसोसिएटेड विद माइटी डेड। माइटी डेड मतलब शहीद, एसोसिएटेड मतलब ग्रैंडियोर मीन सम्मान। क्यों अमर शहीदों का इतना सम्मान किया जाता है इस दुनिया में, हमेशा, आज भी सम्मान है, उनके बाद है, हमेशा रहेगा, ऐसा क्यों? देखो, द ग्रैंडियोर इज एसोसिएटेड विद माइटी डेड बिकॉज द स्प्लेंडर ऑफ देयर डीड्स। स्प्लेंडर का मतलब होता है आकर्षण, भव्यता। काय की भव्यता? भव्यता उनके कर्मों की, उनके जो कर्मों की भव्यता है, जो आकर्षण है। इंस्पायर अस, हमें प्रेरित करता है। इंस्पायर मतलब प्रेरित करना। इंस्पायर अस थ्रू देयर सागास। सागास मतलब वीर गाथाओं के द्वारा, वीर गाथाएं, उनकी जो वीर गाथाएं हैं उनके द्वारा भी हमें प्रेरित करते हैं। द लेजेंड्स, उनकी कहानियाँ, स्टोरीज ऑफ मटायर। मटायर का मतलब भी शहीद ही होता है, ठीक है, मटायर्स की, शहीदों की। एंथोसस, हमारे अंदर उत्साह भर देती हैं, उत्साह भरना। एंथोसस मतलब उत्साह भर देना। थ्रू देयर लेजेंड्स, उनकी कहानियों से। द माइटी डेड कंटिन्यू टू लिव, वो आज भी जिंदा हैं। एंड टू बी एक्टिव, सक्रिय हैं। एज स्पिरिचुअल पावर्स, धार्मिक शक्ति के रूप में या दिव्य शक्ति के रूप में। दीज गिव अस प्लेजर, ये हमें खुशी देती हैं। डिवाइन इन्फ्लुएंस, और दिव्यता देती हैं, दिव्यता। लाइक एन इटर्नल फाउंटेन, जैसे कोई कोई अमर झरना हो। इटर्नल फाउंटेन मतलब अमर, और झरना, फाउंटेन मतलब झरना या फुब्बारा, इसे फुब्बारा भी कह सकते हैं, फुब्बारा। फाउंटेन दैट इज बेस्टोड, जो गिर रहा है, बेस्टोड मतलब गिरना। अस टू अस हेवन, कहाँ से? स्वर्ग से। मतलब उनकी कहानियाँ इस तरीके से हैं जो हमें, जैसे स्वर्ग से कोई फुब्बारा गिर रहा हो और हमें लगातार ज्ञान दे रहा हो। अगला देखो, डू वी एक्सपीरियंस थिंग्स ऑफ ब्यूटी ओनली फॉर शॉर्ट मोमेंट और डू दे मेक लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन अस। लास्टिंग मतलब लंबा, क्या ये थोड़े समय के लिए ही इनका प्रभाव हम पर रहता है या लंबे समय तक चलता है? देखो आंसर, ब्यूटी इज़ अ क्वालिटी, सुंदरता एक गुण है। ब्यूटी इज़ अ क्वालिटी, सुंदरता एक गुण है। ब्यूटी इज़ अ क्वालिटी, सुंदरता एक गुण है। सुंदरता शकल की सुंदरता नहीं, ये गुण की सुंदरता है। और पर्सन, क्वालिटी ऑफ थिंग, और पर्सन में जोड़ते हैं पर्सन। दैट गिव्स इंटेंस प्लेजर, इंटेंस मतलब बहुत खुशी, जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। खुशी, ऐसा नहीं है खा है, खुशी, जो हमें बहुत ज़्यादा खुशी देता है। और डीप सेटिस्फेक्शन, गहरी संतुष्टि देता है हमारे माइंड को। दोज हु कंटेम्पलेट द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, जो पृथ्वी की सुंदरता पर विश्वास करते हैं। कंटेम्पलेट से यहाँ भरोसा है, विश्वास, भरोसा, विश्वास करते हैं। फाइंड रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ, उन्हें ताकत का भंडार मिल जाता है। रिजर्व ऑफ स्ट्रेंथ मतलब ताकत का भंडार, उन्हें ताकत का भंडार मिल जाता है। एंड विल टू इंड्योर अ लॉन्ग, हाँ, दैट विल इंड्योर, जो चलता है, एज लॉन्ग एज लाइफ लास्ट, जब तक जिंदगी चलती है, कभी ख़त्म नहीं होता। अकॉर्डिंग टू कीट, कीट मतलब पोइट का नाम है। थिंग्स ऑफ ब्यूटी गिव इटर्नल प्लेजर, ये हमें हमेशा अनंत आनंद देती हैं। डिस्पल द माइजरी, खत्म करना, ये हमारी मायूसी को खत्म कर देते हैं। माइजरी मतलब मायूसी, खत्म कर देती हैं। इन अवर सोल, अपनी हमारी आत्मा से। आगे देखो, दे डू नॉट फेड अवे, ये मुरझाती नहीं है, मतलब मुरझाना नहीं है इनको, ये हमेशा रहती हैं। इनटू नथिंगनेस, दिस ब्यूटी इंक्रीज विथ टाइम, समय के साथ साथ इनकी ब्यूटी बढ़ती चली जाती है। आगे देखो, आगे देखो, वॉट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंड्रीज ऑफ नेचर। कौन सी इमेज का कभी प्रयोग करता है सुंदरता बताने के लिए प्रकृति? द अर्थ अंडरगोज द फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण, पृथ्वी जो है वो निर्माण, और डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश, दोनों के दौर से गुजरती है। बंजर हो जाती है सर्दियों के मौसम, जब मौसम आता है पतझड़ हो जाता है, और बसंत में फिर से खिल जाती है। लाइफ एंड डेथ एवरी ईयर, मतलब पृथ्वी हर साल जिंदगी और मौत के दौर से गुजरती है। इन विंटर एंड इन फील्ड्स लुक बैरन, बैरन मतलब बंजर, खेत बंजर लगते हैं। ट्रीज सेड लीव्स, पत्तियाँ गिर जा, पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ हो जाता है, पतझड़ हो जाता है। एंड नो न्यू प्लांट ग्रो, कोई नया पौधा नहीं उगता। इट अपीयर्स दैट ऑल इज लॉस्ट, द गेम ऑफ अर्थ इज ओवर, ऐसा लगता है कि पृथ्वी का खेल खत्म हुआ, सब खत्म हो गया है। आगे देखो, बट विद द वन सेट ऑन सेट ऑफ स्प्रिंग, ऑन सेट मतलब आते ही, बसंत के आते ही, बसंत के आते ही, ऑनसेट ऑफ स्प्रिंग द अर्थ वेकअप फ्रॉम स्लीप, पृथ्वी जैसे सोई हुई हो, सोए सो से जग जाती है।
लुक्स चीयरफुल, प्रसन्न दिखती है। न्यू प्लांट्स एंड फ्लावर्स फ्रूट्स, लाइक वाइज वी मस्ट नॉट लूज हार्ट, इसी प्रकार से हमें भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। देयर इज़ अ ब्राइट टुमारो आफ्टर एवरी डार्क नाइट, हर अंधेरी रात के बाद एक सुनहरी सुबह होती है। ठीक है, अब ये जो हमारी पोएम है जिसका नाम है अ रोड साइड स्टैंड, ये लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। किसने लिखी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये पोइट का नाम अच्छे से याद रखना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। ठीक है, अब क्या लिखी है, कैसे लिखी है, देखो ध्यान से। यहाँ एक्चुअल में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जब किसी गांव से किसी सड़क कोई सड़क निकलती है, कोई हाईवे निकलता है, तो गांव के लोग भी वहाँ पर चाहते हैं, वहाँ पर दुकानें, अपने छोटे ठेले दुकानें, स्टैंड, ज़्यादातर फूड स्टैंड होते हैं खाने पीने के, लगा लेते हैं। और वो उम्मीद करते हैं कि कोई जो शहर, यहाँ से जो गाड़ियाँ निकलेंगी, जो शहर के रोड निकलेंगे, लोग निकलेंगे, वो रुकेंगे। यहाँ शहर के लोगों को कहा गया है सिटी फॉक, शहर के लोग, रूरल फॉक का गांव के लोगों को कहा गया है रूरल फॉक, गांव के लोग। तो लेकिन तो वो उम्मीद करते, पूरे दिन उम्मीद करते कोई आएगा, कोई रुकेगा, कोई, लेकिन कोई रुकता नहीं है, सीधे चले जाते हैं। तो शाम के उनको यहाँ पर एक मायूसी छुपी होती है, और शाम को वो मायूस ही लौटते हैं, उन्हें मायूसी ही मिलती है। और अगर कोई रुकता भी है तो वो इसलिए नहीं रुकता कि उन्हें कुछ खरीदना है, या तो कोई पता पूछना है, या फिर वो शिकायत करते हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर ये दुकानें लगा के यहाँ की सुंदरता को बिगाड़ दिया है, यहाँ की ब्यूटी को ख़राब कर दिया है। इन लोगों को साइन बोर्ड लगाने भी नहीं आते, कैसे लगाने चाहिए, तो ये बेकार कर दिया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। शिकायत के लिए रुकते हैं, ना कि कुछ खरीदने के लिए। तो बेचारे गांव के लोग, जो दुकानदार हैं, जिन्होंने सड़क किनारे अपनी दुकानें लगा रखी हैं, वो बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। पोइट कहता है कि शहर के जो चतुर लोग होते हैं बहुत ही तेज होते हैं, चाहे फिर वो पॉलिटिशियन हो और चाहे फिर वो बिजनेसमैन हो। ये कभी किसी का भला, गांव वालों का भला नहीं करना चाहते। ये बड़ी ही सातिर चालें चलते हैं गांव वालों को फंसाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए। ये गांव वालों को ऐसा दिखाते हैं कि भाई हम तुम्हारा भला कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में उसमें उनका भला नहीं होता। इनकी सोची समझी चाल होती है, इसमें इनका ही भला होता है। और ये शोषण रुकना चाहिए गांव वालों का, उनको भी एक अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। वो कहते हैं, वो गांव वालों को बड़े बड़े सपने दिखाते हैं कि अपनी ज़मीन बेच दो, यहाँ पर हम बड़ा सा कॉलोनी बनाएंगे, उसमें तुम्हें एक फ्लैट दे देंगे, या तुम बंगला बना लो, फार्च्यूनर ले आओ, फॉर्च्यूनर नहीं फार्च्यूनर ले आओ। तो फार्च्यूनर ले आओगे, ज़मीन बेच दोगे। अगर आपके पास किसी किसान के पास, बेचारे के पास 2 बीघा ज़मीन है, तो कुछ भी हो, उसका परिवार भूखा नहीं सोएगा। लेकिन अगर ये 2 बीघा बेच दी और फार्च्यूनर ले आए, बड़ा कोठी तान दी, कुछ दिन में क्या होगा, सारा पैसा खर्च हो जाएगा और वो बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरीके से ये लोग बर्बाद कर देते हैं, मीठे मीठे सपने दिखा के, उनके जीने का तरीका बदल के अपने तरीके से जीना सिखाते हैं। तो ये इस पोएम में है। अब जरा हम इसको पढ़ लेते हैं। द सिटी फॉक मतलब शहर के लोग, शहरी लोग। सिटी फॉक का मतलब शहरी लोग। हु ड्रोव थ्रू द कंट्री साइड, कंट्री साइड मतलब गाँव के से होकर निकलते हैं। ड्रोव थ्रू मतलब निकलना। पेड, हाँ पेड, हाँ कंट्री साइड, पेड एनी हीट टू द रोड साइड स्टैंड और टू पीपल हु रन इट। अब जो निकलते हैं वहाँ पर, पेड हीट मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान देना। पेड एनी हीट, कोई अगर थोड़ा बहुत भी ध्यान देते हैं रोड साइड स्टैंड या लोगों पर, इफ़ एट ऑल दे डिड मतलब पहले तो देते ही नहीं हो, और देते भी हैं मुश्किल से ध्यान देते हो, अगर देते भी हैं, इट वॉज टू कंप्लेन तो या तो शिकायत करने के लिए। विच लाइन्स ब्रिंग आउट दिस, कौन सी पंक्तियों से ये पता चलता है पोएम में हमको, व्हाट वॉज देयर कंप्लेंट अबाउट, और किस चीज़ की शिकायत करते हैं। मतलब पहले तो वो ध्यान देते ही नहीं हैं, और अगर देते हैं तो शिकायत करने के लिए। तो उनकी शिकायत क्या होती है, देखो आंसर। द लाइन्स दैट टेल अस दिस आर, ये लाइनें हैं। द पॉलिश ट्रैफिक, शहरी लोग, पॉलिश ट्रैफिक मतलब शहरी लोग। पास्ट गुजरते हैं, विथ हम माइंड अहेड आगे सोचते, आगे की ओर, आगे की ओर। माइंड अहेड मतलब आगे की सोचते हो कि आगे रुकना, इधर नहीं रुकना, माइंड अहेड। और इफ़ एवर असाइड अ मोमेंट, अगर एक तरफ एक सेकंड के लिए एक साइड, असाइड मतलब एक और रुक भी जाते हैं। देन आउट ऑफ सॉर्ट, शिकायत के लिए, गुस्से से, गुस्से से शिकायत के लिए। क्या क्या शिकायत, एट हैविंग लैंडस्केप मैरिड, लैंडस्केप मतलब सीन या कहें दृश्य, कि इन लोगों ने यहाँ का क्या करा है, दृश्य को, मैरिड मतलब बिगाड़ दिया है, खराब कर दिया है, सुंदरता खराब कर दी यहाँ की। मैरिड विद द आर्टलेस पेंट,
आर्टलेस पेंट मतलब बेतुका पेंट कर दिया है दुकानों पर। ऑफ साइन एन टर्न रॉन्ग, एस टर्न रॉन्ग, एल एन उल्टा बनाया, एस उल्टा बनाया। अकॉर्डिंग टू द सिटी फॉक, शहर के लोग के अनुसार, दीज स्टॉल, स्टॉल मतलब ठेले, ये जो ठेले हैं या दुकानें हैं, विथ इन आर्टिस्टिक साइन बोर्ड, इनके जो साइन बोर्ड हैं वो आर्टिस्टिक नहीं है, बेतुके हैं, बेढंगे हैं, बेढंग के हैं, बेढंग के हैं। ब्लेमिस, ये धब्बा हैं, काय पर धब्बा, ऑफ द सीनिक ब्यूटी ऑफ लैंडस्केप, यहाँ की दृश्य सुंदरता पर क्या हैं, धब्बा हैं। इनको लगता है भैया ये नहीं देखते कि बेचारे गरीब चाह रहे हैं कि कुछ खरीद लो, इनकी भी इनकम बढ़नी चाहिए, नहीं, बल्कि उल्टा इल्ज़ाम लगा देते हैं कि इन लोगों ने यहाँ की सुंदरता को बिगाड़ दिया है। ठीक है, अगला देखो, वॉट वॉज द प्ली, प्ली का मतलब होता है निवेदन, अपील। क्या निवेदन ऑफ द फॉक हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, क्या निवेदन करते हैं वो लोग जो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। देखो आंसर क्या करेंगे बेचारे के, तो रुक जाओ खरीद लो कुछ। देखो, द रूरल फॉक प्लीडेड, वो पथेटिकली मतलब बहुत ही विनम्रता से निवेदन करते हैं, पथेटिकली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से, फॉर सम कस्टमर, के कुछ ग्राहक, टू स्टॉप बाय, रुकें, एंड टू बाय देयर गुड्स, और उनका सामान खरीदें। सिटी फॉग यूज टू पास ऑन दिस रोड, चूँकि शहर के लोग इस रोड से गुजरते हैं। हैंस द रूरल फॉग सेट अप द रोड साइड स्टैंड, इसीलिए वो रोड साइड स्टैंड लगाते हैं। टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन, उनके ध्यान को आकर्षित करने के लिए। एंड टू सेल देयर गुड्स मीन सामान, और अपना सामान बेचने के लिए। तो यही अपील है उनकी कि भैया रुको खरीदो, लेकिन खरीदते नहीं हैं लोग, जाते हैं, निकल जाते हैं, चले जाते हैं, सुनते ही नहीं। आगे देखो, द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज, जो सरकार है या फिर दूसरी सामाजिक संस्थाएं, अपीयर्स, अपीयर्स मतलब दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं, काय का क्या प्रतीत होती हैं, क्या करते दिखाई देती हैं, वो दिखाई देती हैं, टू हेल्प रूरल पीपल, कि वो गांव वालों की मदद कर रहे हैं, बट एक्चुअली दे डू देम नो गुड, लेकिन वो उनका कुछ भी भला नहीं करती। पिक आउट द वर्ड एंड फ्रेजेस, वो शब्द ढूंढ के बताओ, दैट पोइट यूजेस टू शो देयर डबल स्टैंडर्ड, उनका जो दोहरा मापदंड है कि कहना कुछ और करना कुछ। शहर के लोग कहते हैं कि भैया सरकार है और दूसरी एजेंसियां कहती हैं कि वो मदद कर रहे हैं, बट वो मदद नहीं कर रहे हैं, उनका दोहरा स्टैंडर्ड हमें कैसे पता चलता है, बताइए। देखो क्या है, देखते हैं। द पोएट्स क्रिटिसाइज मीन्स आलोचना करना, आलोचना करना, कभी आलोचना करता है द डबल स्टैंडर्ड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अदर सोशल सर्विस एजेंसीज हु प्रॉमिस टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पुअर फार्मर्स, जो वादा करते हैं कि गरीब किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा करेंगे। एंड शो देम रोजी साइड ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के सुनहरे, रोजी साइड मतलब सुनहरे, सुनहरा पहलू, ज़िंदगी का सुनहरा पहलू दिखाते हैं, कठिन साइड नहीं। येट व्हेन टाइम कम्स, जब समय आता है, टू डिलीवर द प्रॉमिस, देयर प्रॉमिस, वादा पूरा करने का, दे ईदर फॉरगेट, तो या तो भूल जाते हैं, फॉरगेट मतलब भूलना, फुलफिल देम, और कीपिंग इन व्यू, और फुलफिल कीपिंग इन व्यू देयर ओन बेनिफिट्स, या फिर उन्हें जब अपना लाभ दिख रहा होगा उसमें तो करेंगे। द पोएट कॉल्स देम ग्रीडी गुड डूअर्स, कभी इनको क्या कहता है, ग्रीडी गुड डूअर्स कहता है, लालची कहता है कि ये लोग लालची हैं। एंड बेनिफिशिएंट बीस्ट ऑफ प्रे, और शिकारी जानवर हैं, शिकारी हैं, जैसे शिकारी जानवर होता है ना जो शिकार को लालच दे घेर लेता है, वो शिकारी हैं। हु सोम, सोम का मतलब होता है झुंड लगाना, जो झुंड लगा लेते हैं बेचारे किसानों के चारों ओर, उन्हें झुंड लगा के घेर लेते हैं। सोम ओवर देयर लाइव्स, द पोएट सेज दैट दीज ग्रीडी पीपल, ये लालची लोग, मेक कैलकुलेटेड वेल श्रूड मूव्स, बहुत ही सातिर चालें चलते हैं, सातिर चालें, कैलकुलेटेड एंड वेल थॉट आउट श्रूड मूव मतलब सातिर चालें। टू विच इनोसेंट मतलब मासूम, जिनमें जो मासूम किसान है, फार्मर्स मासूम, अनअवेयर अनजान किसान है, फॉल प्रे जिसका शिकार हो जाते हैं ये बेचारे किसान या फंस जाते हैं। दीज हम्बल एंड सिंपल फार्मर्स आर रॉब्ड ऑफ देयर पीस ऑफ माइंड, रॉब्ड मतलब लुट जाना, इनके मन की शांति लुट जाती है माइंड बाय दीज क्लेवर पीपल, इन चालाक लोगों के द्वारा। द पोएट सेज, अब कभी क्या कह रहा है देखो, इन लाइनों से पता चलेगा हमें। इन्फोर्सिंग बेनिफिट मतलब ये उन पर बेनिफिट थोपते हैं, कि बेनिफिट मतलब लाभ, कि हम तुम्हारा लाभ कर रहे हैं, जबकि किसान कह रहा है भैया हमें नहीं चाहिए लाभ, लेकिन कर रहे हैं, हमें नहीं बेचनी अपनी ज़मीन, लेकिन भी उन पर थोप रहे हैं कि तुम्हें बहुत फायदा होगा इससे। दैट आर कैलकुलेटेड सूद देम,
जो उनको सूट करते हैं, सूट मतलब उनको सूट करते हैं या कहें उनके हिसाब से होते हैं, उनकी सुविधा के हिसाब से होते हैं, जिसमें उन्हें सुविधा होती है। सुविधा। आगे देखो, देम आउट ऑफ देयर बिट्स, अपनी चालाकियों से। आगे देखो, एंड बाय टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दे स्लीप ऑल डे, और उनको सिखाते हैं कि हाउ टू स्लीप, कि जैसे हम सोते हैं वैसे सो, मतलब जैसे हम रहते हैं वैसे रहो। डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग, डिस्ट्रॉय मीन नष्ट कर देते हैं। देयर स्लीपिंग एट नाइट एंशियंट वे, उनका जो पुराना तरीका है उसे नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। जैसे वो जी रहे थे बेचारे अच्छे से, वो ख़त्म कर देते हैं, अपने तरीके से बनाते हैं और बाद में बर्बाद कर देते हैं उन्हें। वॉट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग, लॉन्गिंग के मतलब इच्छा, वो बचकानी इच्छा कौन सी है। चाइल्डिश मतलब बचकानी इच्छा, मतलब बचकानी इच्छा से मतलब है कि जो बेचारे रोड पे दुकानें रखे रहते हैं, उनकी यही इच्छा होती है कि कोई आके खरीदे, लेकिन बाद में कोई खरीदता नहीं है, तो इसको पोइट बचकानी इच्छा कह रहा है, जो पूरी नहीं होती। वॉट इज़ द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट पोइट रेफर्स टू, वाई इट इज़ बेन, बेन मतलब वेस्ट, चले जाना, व्यर्थ, व्यर्थ जाना, व्यर्थ चले जाना, कि क्यों व्यर्थ जाती है उनकी ये इच्छा। देखो, द पोएट थिंक्स दैट द पर्सन हु आर रनिंग रोड साइड स्टैंड, वो लोग जो रोड साइड स्टैंड चला रहे हैं, सफर्स फ्रॉम चाइल्डिश लॉन्गिंग, उनकी एक बचकानी इच्छा से पीड़ित हैं वो। दे ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कस्टमर्स एंड वेटिंग फॉर देयर परस्पेक्टिव कस्टमर्स, वो कस्टमर्स का इंतजार करते हैं, ग्राहकों का। दे कीप देयर विंडोज ओपन, अपनी खिड़कियाँ खुली रखते हैं, टू अट्रैक्ट देम, उन्हें आकर्षित करने के लिए। दे बिकेम सैड, लेकिन वो दुखी हो जाते हैं, व्हेन नो वन टर्न अप, टर्न अप से मतलब आना, जब कोई उनकी ओर नहीं आता। दे आर ऑलवेज वेटिंग टू हियर द सिक्वल ऑफ ब्रेकर्स, मतलब गाड़ी रुकने की आवाज़, गाड़ी, सिक्वल ऑफ ब्रेकर मतलब गाड़ी रुकने की आवाज़, रुकने की आवाज़, गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनना चाहते हैं। द साउंड ऑफ स्टॉपिंग कार, बट ऑल देयर एफर्ट गो इन वेन, लेकिन कोई आता ही नहीं है, सारा प्रयास व्यर्थ चला जाता है। आगे देखो, विच लाइन्स टेल अस अबाउट द इनसफरेबल पेन, उस कुछ अनसफरेबल पेन में असहनीय दर्द, असहनीय कष्ट जो सहन ना हो। पेन दैट द पोइट फील्स, दैट द थॉट ऑफ द प्लाइट, प्लाइट मीन्स दुख, दुख ऑफ द रूरल पुअर, मतलब वो कौन सी दर्द है जिसे जो कहता पोइट, जिसे असहनीय दर्द कहता है, वो कहता मुझसे भी ये सहन नहीं होता। क्या है? द लाइन्स आर इंडिकेटिव, मतलब बताती हैं, इंडिकेटिव की जगह इंडिकेटर भी कर सकते हो, ऑफ द इनसफरेबल पेन, उस असहनीय दर्द को, दैट द पोइट फील्स, जो कभी को महसूस होता है, एट द थॉट ऑफ द प्लाइट, दुख को सोचकर, ऑफ द रूरल पुअर। वो क्या है? समटाइम्स, वो कहता समटाइम्स आई फील माई सेल्फ, मैं खुद से ही महसूस करता हूँ, आई कैन हार्डली बियर, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, बेयर मीन्स सहन करना। वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं भी सहन नहीं कर सकता, द थॉट ऑफ सो मच चाइल्डिश लॉन्गिंग इन वेन, कि बेचारे इच्छा करते हैं और उनकी इच्छा वेन मतलब व्यर्थ चली जाती है, बर्बाद हो जाती है। द सैडनेस लर्क, लर्क मीन्स छिपी हुई, छुपी हुई, जो एक मायूसी, दुख छुपा हुआ होता है, छुपी हुई होती है। द ओपन विंडो देयर, कहाँ? खिड़की के नीचे। दैट वेट्स ऑल डे, पूरे दिन इंतजार करती है। इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर, मतलब कहने का है कि दिन भर वो प्रार्थना करते हैं तो कोई तो आता नहीं, वहीं खिड़की के नीचे एक मायूसी छुपी होती है, वो आ जाती है। आगे देखो, हाँ, द इकोनॉमिक वेलबींग मतलब आर्थिक विकास, इकोनॉमिक वेलबींग का मतलब है आर्थिक विकास, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस एंड सिटीज़, मतलब कि आर्थिक विकास किसी देश का केवल शहरों के ऊपर डिपेंड नहीं करता भैया, गांव और शहरों को दोनों का विकास होगा तो ही आर्थिक विकास होगा। देखो, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन नॉट इंडिपेंडेंटली, कैन नॉट स्टैंड इंडिपेंडेंटली ऑन द शोल्डर्स ऑफ सिटीज़, केवल शहरों के कंधों पर नहीं छोड़ सकते आप इस विकास को। द विलेजेस प्ले एन इंट्रीगल रोल, गाँव की भी एक आंतरिक भूमिका है, वो भी एक रोल प्ले करते हैं। बिसाइड द सिटी एंड विलेजेस आर, बिसाइड, इसके अलावा सिटी और विलेज इंटरडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर निर्भर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, जो कृषि उत्पाद हैं, ग्रोस बाय द फार्मर, जिन्हें किसान उगाते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, सब्जियां, सीरियल्स, अनाज, सीरियल्स मतलब अनाज, ऑयल, तेल, ईटीसी।
बियर इम्पोर्टेंस फॉर एवरी वन इरेस्पेक्टिव ऑफ द प्लेस दे लिव इन, सभी को ज़रूरत है उसकी, चाहे फिर तुम किसी भी जगह रहते हो। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी ओर, द फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, जो फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनते हैं और नौकरियाँ, अवेन्यू, हाँ एम्प्लॉयमेंट अवेन्यू मतलब रोजगार के अवसर, प्रोवाइडेड बाय द सिटीज, वो शहरों में मिलते हैं। आगे देखो, प्रोवाइडेड बाय द सिटीज प्ले देयर रोल इन इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ अ कंट्री सोसाइटी, दोनों ही एक सोसाइटी के वेलबींग में काम करते हैं, आर्थिक विकास में काम करते हैं। इन द पोएम अ रोड साइड स्टैंड द पोएट एम्फेसाइज, एम्फेसाइज मतलब होता है जोर देना, कवि जोर देता है, पोएट एम्फेसाइज काय पे जोर देता है कवि, ऑन द बैलेंस नीडेड फॉर द सिस्टमाइज्ड ग्रोथ, कि बैलेंस होना चाहिए तभी एक क्रमगत सिस्टमाइज्ड ग्रोथ हो पाएगी, क्रमगत या सिस्टमाइज का मतलब है यहाँ क्रमगत विकास हो पाएगा। द पोएट फील्स दैट द विलेजर्स आर अनअम्यूजिंग एंड सिंपल, ये बेचारे सीधे साधे होते हैं गांव के लोग, सीधे साधे, ठीक है, सिंपल, एंड कंसिक्वेंटली दे आर एक्सप्लॉयटेड बाय द पॉलिटिशियन एंड अदर सोशल एजेंसी, और उनका शोषण होता है सरकार के राजनेताओं के द्वारा भी और दूसरे सरकारी एजेंसियों के द्वारा भी। सोशल, आगे देखो, पॉलिटिशियन एंड सोशल, द पोइट वांट टू रिमूव दीज फ्रॉड, चाहता है कि ये फ्रॉड जो हो रहे हैं, ये चालाकियाँ, ये धोखे ख़त्म होने चाहिए, जो धोखे दिए जाते हैं उन्हें गांव वालों को, एंड मेक द रूरल फॉक रिटेन देयर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड पीस ऑफ माइंड, वो भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट और पीस ऑफ माइंड मेंटेन करने की उन्हें हक है। अब ये जो वीडियो है, सॉरी क्वेश्चन है, वो है कुड यू स्टॉप एट अ रोड साइड ढाबा और रोड साइड ईटरी मतलब खाने की दुकान पर, आउट स्कर्ट मतलब बाहर, आउट स्कर्ट ऑफ द सिटी मतलब क्या आप कभी अपने शहर के बाहर किसी खाने की दुकान पर रुके हो, और अगर रुके हो तो आपने वहाँ क्या देखा, जैसे हाउ मैनी ट्रेवलर्स स्टॉप देयर, कितने यात्री वहाँ रुकते हैं, हाउ मैनी ट्रेवलर्स स्टॉप देयर फॉर अदर रीज़न, कुछ खाने के लिए कितने रुकते हैं, दूसरे कारणों के लिए कितने रुकते हैं, हाउ मैनी शॉपकीपर आर, हाउस द शॉपकीपर आर ट्रीटेड, शॉपकीपर्स के साथ कैसा बर्ताव होता है, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस द शॉपकीपर डू, कैसा व्यापार वो करते हैं, और व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे लीड, कैसी ज़िंदगी वो जीते हैं। तो वन बाय वन इनके सबके आंसर हम देखते हैं। पहला, वंस एक बार ऑन स्टॉपिंग एट रोड साइड ढाबा आई नोटिस दैट मैनी थिंग्स विच वर न्यू टू मी, जो मेरे लिए नई थी, देयर वर मैनी ट्रेवलर्स स्टॉपिंग टू ईट, कई सारे खाने के लिए रुक रहे थे एट ढाबा, मोस्ट ऑफ देम आर देयर टू ईट, ज़्यादातर खाने के लिए रुक रहे थे, नॉट आउट ऑफ चॉइस मतलब उनकी चॉइस से नहीं, मन से नहीं, बट कंपल्सन मजबूरी में, कंपल्सन मजबूरी, क्यों, क्योंकि उनकी देयर बसेस स्टॉप देयर, क्योंकि वहाँ उनकी बसें रुक रही थी इसलिए रुक रहे थे, वैसे वो खुद का उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। आगे देखो, देयर आर सम पीपल हु स्टॉप टू आस्क डायरेक्शन, कुछ पता पूछने के लिए रुक रहे थे, सम अदर टू स्टॉप टू यूज़ टॉयलेट्स या वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए, यूज़ स्पेस स्मोकिंग, सिगार वगैरह सिगरेट वगैरह पीने के लिए भी रुक रहे थे कुछ। आगे देखो, दीज शॉपकीपर्स और ढाबा ओनर्स विल इल ट्रीटेड मतलब बुरा बर्ताव, इनके साथ बुरा बर्ताव होता है। पीपल शाउटेड एट दैम, लोग उन पर चिल्लाते हैं, वाइल अदर यूज़ ऑब्जेक्शनेबल लैंग्वेज, कई तो गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। अ ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट हु हैड कम, जो आता है, इन जीप लेफ्ट विदाउट पेइंग देयर बिल, बिना पैसे दे चले जाते हैं। हाउ एवर दीज शॉपकीपर, लेकिन ये जो दुकानदार हैं, रिमेन देयर डोसाइल सेल्फ, शांत रहते हैं, रिमेन देयर डोसाइल सेल्फ मतलब शांत रहना, ये बेचारे शांत रहते हैं, लड़ाई बड़ाई नहीं करते। डिडंट आर्ग्यू मच प्रोबेबली फियरिंग हॉस्टिलिटी, दुश्मनी नहीं चाहते, फियरिंग मतलब डर, दुश्मनी नहीं चाहते, प्रोबेबली मीन्स शायद वो दुश्मनी नहीं चाहते इसलिए शांत रहते कि भाड़ में जान दो, जो हो रहा है ठीक है कोई बात नहीं। द रोड साइड स्टॉल मोस्टली सोल्ड फूड आइटम, ज़्यादातर खाने की दुकानें होती हैं, बट देयर वर मैनी अदर स्टॉल्स एज वेल, देयर वर टी स्टॉल, चाय की दुकान, टेलीफोन बूथ, स्मॉल सेड सेलिंग सिगरेट्स और टबाकू वगैरह बेचते हैं, गुटखा वुटखा उनकी भी दुकानें हैं। लास्ट है, द लाइफ्स ऑफ द पीपल रिवॉल्व मतलब घूमना, इनकी जो ज़िंदगी है ना वो घूमती है अराउंड देयर स्मॉल येट रिस्पेक्टेबल बिजनेस, छोटा बिजनेस जरूर है लेकिन सम्मानीय है, भीख थोड़ी मांग रहे हैं, अपना व्यापार कर रहे हैं। यूजुअली द होल फैमिली इज इन्वॉल्व इन बिजनेस, अक्सर तो पूरा परिवार ही यही बिजनेस में लगा रहता है। सम ऑफ देम इवन हैड देयर हाउसेज नियर बाय, कुछ के तो पास में ही घर होते हैं, नियर बाय मतलब पास में। दे सीम डाउन टू अर्थ एंड अनअम्यूजिंग, बहुत सीधे साधे और ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं। अवॉइडिंग
बीइंग इन्वॉल्व इन एनी फाइट, और किसी लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं लेते हैं। अब है आंट जेनिफर्स टाइगर। अगली पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर। पोएम है आंट जेनिफर टाइगर, जो लिखी है एडर्ने रिच ने। स्पेलिंग देख लेना, ADRIENE और ICH रिच। एडर्ने रिच ने इसे लिखी है। अब ये पोएम क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपने जैसे सुना होगा शायद आंट जेनिफर ने टाइगर पाल रखे हुए, नहीं। एक्चुअली ये कहानी, ये जो पोएम है वो महिलाओं के शोषण को लेकर लिखी गई है कि घर में महिलाओं का जो के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा होती है, उन्हें पर्दे के पीछे रखा जाता है, उनकी आज़ादी छीन छीन ली जाती है, उन्हें घर में बंधु बना दिया जाता है, बंधक, कि भाई तुम यहाँ से ये नहीं कर सकते, ये नहीं निकाल सकते, यहाँ नहीं जा सकते, वहाँ नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये इस पोएम में बताई गई हैं। जो आंट जेनिफर हैं उनकी शादी ऐसे अंकल से हो जाती है जो बहुत ही डोमिनेटिंग टाइप के इंसान थे, बहुत ही खतरनाक टाइप के। उनको धमकाते थे, मारते पीटते थे, डांटते थे। इससे आंट जेनिफर शादी के पहले बहुत ही एक बोल्ड और एक बहुत निडर लड़की हुआ करती थी, लेकिन बाद में जाके वो इतनी दब्बू हो गई कि अब चूँकि अपनी भावनाएं बता नहीं पा रही थी, तो उन्होंने टाइगर को चुना। वो क्या करती, उनकी कढ़ाई में बढ़ाई में बहुत आगे थी, तो वो पर्दों पर, सोफे की कवर पर टाइगर के चित्र बना देती थी। और टाइगर जब उनके मन में गुस्सा होता था तो गुस्से वाला टाइगर, अगर तो उन्हें लग रहा है कि उन्हें उछलना कूदना, तो उछलने वाला कौन टाइगर, जो उनका मन करता वही टाइगर के, वैसे टाइगर के चित्र बना देती थी वो कपड़ों पर। और इससे अपने उसको व्यक्त करती थी, अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करती थी। अंकल से बहुत डरती थी, मतलब इतना है कि अंकल की मौत के बाद भी उनसे डरती रहती थी। उन्हें लगता था कि उनकी मौत के बाद भी अंकल का डर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब बात आती है कि टाइगर कोई क्यों चुना, और कोई भी जानवर तो चुन सकती थी ना, तो टाइगर ही क्यों चुना। तो टाइगर इसलिए चुना कि टाइगर ना डेनेजेंस एंड शिवालिक, डेनेजेंस का मतलब होता है वन का निवासी, शिवालिक मतलब सम्माननीय होता है वो, मतलब उसको डर, वो निडर होता है, फ्री होता है, किसी से डरता नहीं है, कहीं भी जा सकता है। तो उनका मन भी इधर उधर जाने का करता था। तो जहाँ चूँकि वो कहीं भी जा सकता है, निडर होता है, इसीलिए उन्होंने टाइगर को चुना। तो इसलिए उन्होंने टाइगर को चुना क्योंकि टाइगर वन का निवासी है, जंगल में कहीं भी घूम सकता है, फ्री रहता है। और शिवालिक का मतलब है वीर है, पराक्रमी है, ताकतवर है, उससे वो किसी से नहीं डरता, सब उससे डरते हैं। अब देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ डू डेनिजेंस एंड शिवालिक एड टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। आपका टाइगर का एटीट्यूड इन दो शब्दों से कैसे समझ में आता है। लाइक ऑल बीस्ट ऑफ प्रे, बीस्ट ऑफ प्रे मतलब शिकारी जानवर, शिकारी, बाकी शिकारी जानवरों की तरह ही द टाइगर आर द डेनिजेंस ऑफ फॉरेस्ट, वन का निवासी होता है। दे लिव फार अवे फ्रॉम ह्यूमन सेटलमेंट, इंसानों से दूर रहते हैं। दे आर कॉल्ड शिवालिक, वो पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं। शिवालिक मतलब वीर या पराक्रमी, वीर होते हैं। दिस इंडिकेट द मैजेस्टिक एंड ऑनरेबल पोजीशन, ये बताता है कि उसकी एक शानदार, मैजेस्टिक मतलब शानदार, ऑनरेबल में सम्मानित पोजीशन होती है, दैट दे ऑक्यूपाई इन द वर्ल्ड ऑफ एनिमल, मतलब जानवरों की दुनिया में टाइगर का जो पोजीशन है वो सम्मानित है, पराक्रमी है। सो द यूज ऑफ द वर्ड डेनिजन एंड शिवालिक एड्स टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड, और इससे हम टाइगर का एटीट्यूड समझ पाते हैं कि कैसा होगा, दमदार एकदम से। आगे देखो, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर हैंड्स आर फ्लटरिंग, फ्लटरिंग मतलब कांपना, क्यों कांपते हैं आंट जेनिफर के हाथ। थ्रो हर बूल इन द सेकेंड स्टेंजा, बूल मतलब जो होता है ना, ऊन से बुनाई करती थी, दूसरे स्टेंजा है। वाई इज सी फाइंडिंग द नीडल, नीडल मतलब होता है सुई, नीडल सो हार्ड टू पुल मतलब इतने हाथ कांप रहे होते हैं कि सुई भी नहीं खींच पाती हैं। देखो एक तो वो वृद्ध हो गई, ऊपर से अंकल के शादी का बोझा उन पर बहुत ज़्यादा है, बेचारी बहुत डरती हैं। आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रो हर बूल बिकॉज शी इज़ एन ओल्ड लेडी, वो एक बूढ़ी महिला हैं। द एज हैज़ टोकन इट्स टोल, टोकन इट्स टोल मतलब हावी होना, उम्र उन पर हावी हो गई है। द फ्लटरिंग ऑफ आंट जेनिफर्स फिंगर, कांपती हैं फिंगर्स, ऑल्सो सिग्निफाइज हर ऑप्रेस्ड मेंटल कंडीशन, ऑप्रेस मतलब सताई हुई, कि वो उम्र भर उन्हें इतना सताया गया, सताई हुई परिस्थिति। विच मेक्स इट डिफ़िकल्ट फॉर हर टू इवन पुल आइवरी नीडल वाइल एम्ब्रॉयडरिंग, मतलब कढ़ाई करते समय सुई भी नहीं खींच पाती हैं बेचारी, इतनी ज़्यादा डरी हुई हैं। एक तो बूढ़ी भी हो गई हैं, दूसरी डरी हुई, जिंदगी भर दब्बू बन के रही उन्हें, जिन दबा के रखा उनके पति ने उन्हें। वॉट इज सजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ अंकल्स बेडिंग बैंड मतलब ये अंगूठी जो है इसका मैसिव वेट मतलब बहुत ज़्यादा वजन है,
उनके ऊपर इसका, ठीक है। देखो आंसर, द मैसिव वेट ऑफ द मैरिज विथ एन इंसेंसिटिव मैन। इंसेंसिटिव मतलब होता है कि मतलब असंवेदनशील, बहुत ही बेकार आदमी। किसी की शादी किसी ऐसे आदमी से हो जाए बर्बाद से, तो वो क्या करेगा, ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, बच्चों की भी और बीवी की भी। असहनीय मतलब असंवेदनशील, संवेदनशील आदमी नहीं है। तो अंकल जो थे वो बिल्कुल असंवेदनशील थे, मतलब संवेदनाएं नहीं थी, दूसरे का दुख नहीं समझते, बस अपने दुख से मतलब है उस आदमी को। तो इसलिए ये है, उसे कहते हैं असंवेदनशील। इवन आफ्टर, हाँ देखो, द मैसिव वेट ऑफ द मैरिज ऑफ द इंसेंसिटिव मैन हैज र्यून्ड, र्यून्ड मीन्स बर्बाद कर देना, आंट्स लाइफ एंड हैप्पीनेस, आंट की जिंदगी भी बर्बाद हो गई, उनकी खुशी भी बर्बाद हो गई। द मैरिज हैज बीन लाइक एन आयरन बैंड टू कर्टेल, कर्टेल मतलब कटौती करना, कम करना, जिसने कटौती कर दी हर फ्रीडम, उनकी आज़ादी को ख़त्म कर दिया, कट कर दिया। सी फेल्ट लाइक अ बर्ड इन केज, केज मतलब पिंजरा, वो ऐसा महसूस करती थी जैसे एक पिंजरे में हो, पिंजरा। लाइक स्लेव, एक गुलाम की तरह। दिस टोल्ड, दिस टोल्ड बैडली अपॉन हर हेल्थ, दिस टोल्ड नहीं, दिस अफेक्टेड, इसे अफेक्टेड कर देना, ये टोल्ड नहीं है, मैं इसे सही कर रहा हूँ। दिस अफेक्टेड बैडली हर हेल्थ, उनके स्वास्थ्य को भी बहुत बुरी तरीके से परेशान प्रभावित किया इसने। What or whom is Aunt Jennifer terrified in the third stanza? देखो, इवन आफ्टर डेथ, मौत के बाद भी आंट कैरी हर बट फियर ऑफ द डोमिनिंग हस्बैंड, उनके पति का डर आज भी उनमें था, मर भी गए तब भी। शी वुड येट वियर द बर्डन ऑफ द वेडिंग बैंड एज हर फिंगर, उंगली तो आज भी साथ में है, वो उसका वजन। द ऑर्डियल, जो परिणाम उन्होंने भुगते थे इस कठोर मैरिज में, बाय हर ऑपरेसिव मैरिज, अपने अत्याचारी भरे मैरिज में, वुड कंटिन्यू टेरिफाई हर, उन्हें लगातार डराते रहते हैं। आगे देखो, व्हाट आर द ऑर्डियल, क्या चीज़ें आंट जेनिफर्स इज सराउंडिंग बाय, किन चीज़ों से, किन परिस्थितियों से वो घिरी हुई थी। वाई इट इज़ सिग्निफिकेंट, क्यों ये उचित है। दैट द पोइट यूजेज द वर्ड रिंग, रिंग्ड मतलब घिरी हुई थी वो, वैसे एक तो उंगली में रिंग पहनी थी, दूसरा दूसरा उनके चारों तरफ एक जाल भी था। वॉट आर द मीनिंग ऑफ द वर्ड रिंग इन द पोएम, कविता में रिंग का क्या मतलब है। रिंग, एक हाथ में भी रिंग और दूसरी बेचारी वो रिंग शक्कर में भी फंसी हुई थी, सर्कल में, क्या वहाँ से आगे नहीं निकलती। आंट जेनिफर हैज़ बीन लिविंग हर लाइफ इन अकॉर्डिंग विथ द रूल्स लेट डाउन बाय हर हस्बैंड, इन अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, के अनुसार, वो उन नियमों के अनुसार रहती थीं जो उनके पति ने बनाए थे। हर लाइफ लेक्स एक्सप्रेशन मतलब वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी चीज़ों को। एंड ओवरबर्डन बाय द डिमांड एंड ड्यूटीज ऑफ हर मैरिड लाइफ, और जब बोझा ओवरबर्डन था, जब बोझा था उनकी शादी की जिम्मेदारियों का उन पर। ऑल दो, हालांकि, द ओल्ड एंड वीक, बूढ़ी हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी, शी स्टिल हैज़ अ लॉट हैज़ टू फेस द ऑपरेशन बाय हर हस्बैंड, आज भी अत्याचार करता था वो दुष्ट उन पर। दीज आर द ऑडियल्स, यही परेशानियाँ थीं या परिणाम से। दैट द पोइट टॉक्स अबाउट, जिनकी बात कभी कर रहा है। द यूज़ ऑफ द वर्ड रिंग इन द पोएम्स इज सिग्निफिकेंट, बिल्कुल उचित है। सिग्निफिकेंट मतलब उचित है, क्यों उचित है। एंड अप्रोप्रिएट भी है। सिग्निफिकेंट उचित मतलब महत्वपूर्ण उचित है, बिकॉज इट करेक्टली रिप्रेजेंट द विशियस सर्कल, विशियस सर्कल मतलब होता है सातिर जाल, ये उस सातिर जाल को बताता है। कौन सा सातिर जाल, जो अंकल ने घेर रखा था आंट के लिए, सर्कल, फ्रॉम विच आंट जेनिफर इज अनेबल टू फ्री हर सेल्फ, जिससे वो खुद को आज़ाद नहीं कर पा रही थी, करना तो चाहती थी। द वर्ड रिंग नॉट ओनली इंडिकेट दैट सी इज़ बियरिंग हर वेडिंग रिंग, ना ये केवल ना ये बताता है कि वो अपनी वेडिंग रिंग पहने थी, बट ऑल्सो दैट सी इज़ बाउंडेड कर देना, सी इज़ बाउंडेड बाय द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों से बंधी हुई थी। फियर, डर से, ऑपरेशन, अत्याचार से। एंड हर मैरिज ऑफ एंटायर लाइफ, पूरी ज़िंदगी भर। प्रोबेबली आफ्टर इट टू, उन्हें लगता था कि ज़िंदगी के बाद भी वही वो ये सब सहन करना पड़ेगा उन्हें पूरी ज़िंदगी। अगला क्वेश्चन देखो, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, मतलब उन्होंने ऐसा जानवर चुना टाइगर जो उनके कैरेक्टर से बिल्कुल अलग था, कि वो सीधी सादी दब्बू टाइप की, और टाइगर तो ख़तरनाक होता है, निडर होता है। एक्चुअल में शादी से पहले वो ऐसी नहीं थी, बाद में तो उनके अंदर की फीलिंग्स वो बताती थी टाइगर से। दैट माइट बी द पोइट सजेस्टिंग थ्रू द डिफरेंस, क्या वॉट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस, क्या बताना चाहता है कभी इस अंतर से।
कि भैया टाइगर क्यों चुना, खुद का कैरेक्टर तो ऐसा था नहीं, खुद तो बहुत डरती थी। देखो, आई थिंक आंट जेनिफर्स इंटेंस डिज़ायर, बहुत तीव्र इच्छा, इंटेंस डिज़ायर मतलब तीव्र इच्छा, उनकी तीव्र इच्छा थी फॉर फ्रीडम एंड फियरलेसनेस, आज़ादी, फ्रीडम मतलब आज़ादी, और फियरलेसनेस मतलब निडरता, वो निडर रहना चाहती थी। केम आउट थ्रू द हर क्रिएटिविटी, उनकी इस क्रिएटिविटी से उन्होंने इस चीज़ को बाहर निकाला। दिस इज़ द टाइम व्हेन शी इज़ विथ हर सेल्फ, जब वो बुनाई करती थी वो अकेली होती थी, मतलब अपने साथ होती थी। एंड देन हर इनर मोस्ट फीलिंग्स आर एक्सपोज, और तब उनकी अंदर की भावनाएं निकलती थी। हेयर हर मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन इज़ द एम्ब्रॉयडरी, एम्ब्रॉयडरी मतलब कढ़ाई, और कौन सा माध्यम था, कढ़ाई के माध्यम से बताती थी। थ्रू दिस डिफरेंस इट इज़ शोन दैट लेडी इज़ नॉट वॉट सी इज़, वो लेडी वो नहीं है जो वो दिखती थी। हर सरकमटेंसेस, परिस्थितियाँ, हर सरकमटेंसेस मेड हर सो, उनकी परिस्थिति ने ऐसा बना दिया था। सी हैज़ अ डिज़ायर टू लिव विथ लाइफ विथ रिस्पेक्ट एंड प्राइड, वो गर्व और सम्मान के साथ ज़िंदगी जीना चाहती थी। अगला है इंटरप्रेट द सिम्बॉल फाउंड इन द पोएम, इंटरप्रेट करिए मतलब अर्थ निकालिए, इन सिम्बॉल्स का अर्थ निकालना जो कविता में बताया गया है। देखो, सिम्बॉल फाउंड इन द पोएम, डेनिजन्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रीन, ये सिम्बॉल है। डेनिजन्स मतलब निवासी, वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मतलब जंगल से मतलब है, मीन्स इनहेबिटेंट ऑफ फॉरेस्ट। मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड का मीन्स बर्डन ऑफ मैरिटल ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मतलब जिम्मेदारी, शादियों की शादी की जिम्मेदारियाँ। साइट हैविली अपॉन आंट मीन्स लेड अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन हर, ये आंटी जी पर बहुत ज़्यादा वजन डाल देता था, तनाव रख देता था। रिंग्ड विथ ऑडियल्स मीन्स गेटिंग इंट्रैप्ड इन हार्डशिप एंड सफरिंग, परेशानियों में फंस जाती थी, मतलब परेशानियों से घिरी हुई थी। लास्ट है डू यू सिंपैथाइज विथ आंट जेनिफर, क्या आपको सहानुभूति है आंट जेनिफर से। वॉट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर टुवर्ड्स आंट जेनिफर, और पोइट का क्या एटीट्यूड है। देखो आंसर, येस आई सिंपैथाइज विथ आंट जेनिफर, द स्पीकर इज ऑल्सो सिंपैथेटिक टुवर्ड्स हर एंड हेट्स डोमिनेटिंग मैन, और इन अत्याचारियों से वो नफरत करता है। ठीक है, तो आप सुनो ये बात, ये पूरा हो गया चैप्टर। ये मैंने दोबारा से क्यों वीडियो बनाया, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि आपका रिवीजन हो जाए एकदम पोएम का, और 9 नंबर आपके सॉलिड हो जाएं। जब आपके सॉलिड हो जाएंगे फिर आपको फर्स्ट बुक से चैप्टर से रिवीजन करना है, समझ गए ना। तो मेरी इस बात को ध्यान रखना। अब हमारा पास 1 ही महीना बचा है, लग जाइए और